2014 का पेपर करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं फिर से। देखो, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशन ऑफ मास। तो बेटा कैसे करते हैं डायमेंशन ऑफ मास, कैसे निकालते हैं? लेट अस सपोज मास इज फोर्स टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी एंड टाइम टू द पावर सी। तो मास बेटा मेरे को ये नहीं कि मेरे को क्वेश्चन करना नहीं आता है छोटे तरीके से, पर जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चुपचाप से ऐसे देखो, इधर देख, हाँ बीडी बॉयज, एम एल टी माइनस टू की पावर ए, वेलोसिटी क्या हो गई? एल टी माइनस वन की पावर बी और टाइम की पावर सी। तो बेटा क्या आ जाएगा? एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सॉरी ए प्लस बी, और टाइम की पावर क्या आ गया? माइनस टू ए प्लस सी, सी माइनस टू ए। अब उधर क्या? एम की पावर वन, तो ए तो वन आएगा, तो फोर्स की पावर में वन आएगा, फोर्स की पावर में वन, चार ऑप्शन में आ गया। अच्छा, अब ए प्लस बी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ए वन है तो बी तो आएगा माइनस वन, तो वेलोसिटी की पावर में आएगा माइनस वन, दो ऑप्शन आ गए। अब वेलोसिटी की पावर में माइनस वन, तो टाइम की पावर में निकालना पड़ेगा, तो टाइम की पावर माइनस टू ए प्लस सी। ए क्या था बेटा? ए क्या था? ए वन था ना, तो माइनस टू प्लस सी, और वो जीरो बनना चाहिए, तो सी क्या हो जाएगा? टू। सी क्या हो जाएगा? टू। नहीं आया समझ में क्या? क्या? अच्छा टी तीन में यार, माइनस टू है, माइनस बी भी तो है यार, कैसी बात करते हो यार। ठीक है, प्लस सी। अब ठीक है, ए कितना आया था? वन, माइनस टू, बी क्या आया था? माइनस वन, माइनस टू प्लस वन क्या है? माइनस वन, और सी क्या हो जाएगा? वन, तो टी की पावर क्या आएगा? वन। और बेटा देखो, वैसे मैं डायरेक्टली क्या कहता, फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है फोर्स। तो मास क्या जाएगा? एफ वी की पावर माइनस वन टी, एफ वी की पावर माइनस वन टी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे 5 मीटर पर सेकंड से एक पत्थर को फेंका। मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से तुम। मैंने क्या किया बेटा? एक पत्थर को फेंका 5 मीटर पर सेकंड से धरती माता पे, जो ट्रेजेक्ट्री है। हमने क्या किया? किसी और प्लेनेट पे गए, वहां पर फेंका 3 मीटर पर सेकंड से, और वही ट्रेजेक्ट्री है। इसका मतलब वही रेंज आएगी, वही मैक्सिमम हाइट आएगी। समझ में आ गई चुड़ैल? अब बुरा तो नहीं मानते ना? मान भी तो कर क्या लोगे? कितने किलोमीटर दूर से आई हो? तुम्हारे तो पापा भी नहीं कह पाएंगे मेरे को मारा के बच्ची को। भाई मारा क्या कर लो, जब तक वो आएंगे तब तो हम निकल जाएंगे। हाँ ये देखिए भाई, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा तो वही है बाई टू जी, ये मैक्सिमम हाइट आ गई धरती माता पे। और वहां पे क्या? इधर देख ले, पीयूष साहू इधर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी डैश। अब बेटा वहां पर क्या आ जाएगा? जी डैश क्या आ जाएगा? जी डैश आ जाएगा 9/25 जी। क्या आ जाएगा? 9/25 जी। मध्य प्रदेश का है। मैं तेरे चाचा को फोन कर देना अभी। तो फिर तरुण रावत था क्या? अच्छा आइए देखा देखिए, हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बस बस हो गया यार। किसके मामा गए हैं? जाओ इशिता चंद्र तुम जाओ, मामा को कहना कि तुम मेरे को ना पेपर में भी पहले लेके आ जाए, मेरा पेपर चल रहा होगा ना, वहां पे अंदर मैसेज भिजवा देना कि भाई इशिता चंद्रा को भेजो, मुख्यमंत्री से फोन करा दे वहां पे। ये नहीं शर्म नहीं आ रही कि मैं मामा को फोन कर दूं कि 10 मिनट बाद दोबारा आ जाना? डांट दिया तुम्हें उन्होंने, तुम आगे से बोलो। जिंदगी और मौत का सवाल है। पता नहीं कितने लोगों की मैंने जान बचाने थी, तुम मेरे को डॉक्टर बनने नहीं देना चाहते हो। कह दो, कल को हो सकता है मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार की जान बचाऊं। हाँ, और मैं कह दूंगा कि तुम्हारे को लेट हो रही थी इसलिए नहीं बचा पाई। चलिए आइए देखिए, तो 2,3 पे है, 0 पे। तो बेटा ट्रेजेक्ट्री सेम आ रही, मतलब मैक्सिमम हाइट सेम, मैक्सिमम हाइट सेम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अबू शायद बेटा समझ में आ गया? तो बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे हेलो एलर्जी बॉय, हाँ एलर्जी बॉय, एलर्जी ठीक है भाई? मैं बहुत तगड़ा डॉक्टर हूं, पता नहीं कहां कहां से दवाई लेके आया भाई, एमडी डीएम, मैं देसी, मैंने ठीक कर दिया भाई को। भाई ताली बजाओ इसी बात पे। बस बस, वो जो भी आए थे ना वैसे सर, अभी वो दक्षिणा से, तो मतलब जब मैं दक्षिणा में गया था तो मतलब वो वाले जमाने की बात है जब दक्षिणा मतलब बहुत, मतलब हम लोग बहुत गरीब थे वहां पे उस टाइम पे।
तो मतलब वहां पे मैं नर्स भी था भाई। रात को बच्चे बीमार होते थे क्योंकि गांव में था बिल्कुल वो इलाका, मतलब कैंपस अच्छा था लेकिन था तो बिल्कुल गांव में। भाई बच्चे बीमार होते रात को 1 बजे आते, मतलब मेरा दरवाजा खटखटाते थे कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है। अब भाई उस टाइम इलाज करो, मतलब बाई चांस मतलब कोई गड़बड़ हुई नहीं, हम दवाई देते बच्चे ठीक हो ही जाते थे। प्रैक्टिकल क्या, पाइल्स की? ना ना, डांगी का इलाज मैंने नहीं किया भाई, ऐसी चीजों का नहीं करता मैं इलाज। भाई वो तो आया था कि दवाई लगाओ ऐसे करके, मैं क्यों लगाऊं भाई। हाँ चलिए, कहाँ है कहाँ डांगी भाई। उसके बाद भी डॉक्टर से भाई मध्य प्रदेश जाके ऑपरेशन कराया, फिर मेरे पास आ रहा रात को 11 साढ़े 11 दरवाजा खटखटा है। मैंने कहा क्या हुआ, कहता सर ऑपरेशन तो हो गया पर खून निकलना बंद नहीं हुआ। भाई ये सब बातें डॉक्टर मतलब टीचर को थोड़ी ना बताते हैं। मैंने कहा मैं क्या कर लूंगा यार, खून निकलना बंद नहीं हुआ। मैंने तो सहज का लाके मैमी पोको पैंट दे दी, पहन ले। चलिए आइए देखिए। हाँ तो बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। 2,3 से चला गया 13,14 पे। बेटा कहां से भी मुड़ के गया इससे मतलब नहीं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर से पता लगेगा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी बेटा, 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, क्योंकि 2 से 13 पे गया, एक्स कोऑर्डिनेट 2 से 13 हो गया 11 आई कैप, 3 से 14 हो गया 11 जे कैप, तो 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप अपॉन 5, यहां से आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और अगर एवरेज स्पीड निकलवाते तो बेटा आपको इससे मैटर करता, बेटा अगर यही क्वेश्चन आ गया एवरेज स्पीड का तो बेटा कैसे करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। एवरेज स्पीड, पहली बात ये देखेंगे आई कैप जे कैप के कैप में आंसर नहीं चाहिए, एवरेज स्पीड एक मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस। तो जिसमें आई कैप जे कैप के कैप में दिया वाले आंसर नहीं होंगे, हमारे को मैग्नीट्यूड चाहिए। फिर कैसे निकालेंगे, अगर कहेंगे पहले x1 y1 पे था, मेरे को इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, और फिर गया x2 y2 पे, और वहां से गया x3 y3 पे, वहां से कहां गया x3 y3 पे, तो बेटा स्ट्रेट लाइन पे गया, तो बेटा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर से याद आएगा ये वाला डिस्टेंस, अंडर रूट x3 माइनस एक्स2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। ये मालूम है x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। कक्षा 10 डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, 9 10। तो अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर से क्या जाएगा याला डिस्टेंस, और ऐसी याला डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से फिर निकालेंगे, कह दो आगे। और वैसे बेटा मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान लगे ना तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो अपॉन टाइम करो, वही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज स्पीड उससे ज्यादा ही आने वाली है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऐसे देख लेना तो जैसा आपका मन करे। अच्छा अब देखो यहां पर क्या है, दो मास टेबल के ऊपर, दो मास टेबल के ऊपर है तो उनको इकट्ठा कर दो यार, और एक मास लटक रहा है, बहुत ही शानदार। कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ क्या आ जाएगा, mg माइनस टी प्लस टी माइनस म्यू 2mg, mg माइनस टी प्लस टी माइनस म्यू 2mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल्स टू m प्लस 2m इंटू ए 3m इंटू ए आ जाएगा g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। और अगर कोई कह देगा, अगर कोई कह देगा टेंशन बताओ, अब बेटा देखो इस इतना अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाने की भी कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि अगर टेंशन आ गए तो परेशान ही हो जाओ। यहां पे t माइनस म्यू 2mg, t माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू ए, जो भी ए आएगा यहां पे पुट कर दो यार, कह दो आ गया समझ में यार, mg माइनस टी, mg माइनस टी प्लस टी माइनस 2 म्यू mg इक्वल्स टू m प्लस m इंटू m प्लस 2m इंटू ए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन, पता नहीं कहां है, हाँ ये फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, और कह रहे हैं बताओ 0 से 8 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम। एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम, एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। देखो अगर मान लो ये होता, ये मान लो होता 20 एरिया, और ये होता मान लो माइनस 30, मतलब मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन मोमेंटम क्या था -10, क्या दो आ गया समझ में। एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम, एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, डरना नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पहले ना एक बैलून था, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन भी 2 बार आया क्वेश्चन है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज करें, 3 बार आया क्वेश्चन है सॉरी ये वाला। बेटा कह रहे हैं बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, कह रहे कितना मास रिमूव कर दे ताकि वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग जाए। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में जो मैंने आपको तरीका बताया था, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो क्या थी, किस किस को याद है जो मैंने ट्रिक बताई थी,
फैज ने हाथ उठाया और नीचे कर ली, देखा किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो मैं कौन सा जेम्स बॉन्ड हूं? किसी को याद नहीं। मैंने कहा था मान लो अगर एक्सेलरेशन जी है, इसका मतलब बॉयंट फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब बॉयंट फोर्स विस्कस फोर्स कुछ है ही नहीं, है ना। वैसे अब बेटा देखो, अगर जी से नीचे जा रहा है, अब कितना मास रिमूव करें ताकि जी से ऊपर जाने लगे, उसी एक्सेलरेशन से ऊपर। अब बेटा सोचो, अगर कोई चीज जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और ऊपर को कोई फोर्स है नहीं, ऊपर को कोई फोर्स है नहीं, तो एफ नेट जो है वो जीरो है। तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ये जीरो है और एक्सेलरेशन है जी, तो मास क्या आना चाहिए, यहां से जरा निकालो, मास की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो बाय जी, मतलब मास आ जाएगा जीरो। अब जीरो मास हो जाना चाहिए, इसका मतलब अगर एम मास है, एम का एम मास रिमूव करना पड़ेगा। आप सोचो, अगर आप चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे विदाउट एनी फोर्स, तो बेटा विदाउट फोर्स अगर एक्सेलरेट करे, कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट को तो एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए, कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट कराना है तो फोर्स चाहिए। तो बेटा अगर आप चाहते हो बिना फोर्स के एक्सेलरेट करे, इसका मतलब क्या है कि भैया मास जीरो होना चाहिए, मास जीरो होना चाहिए। मास है तो इनर्शिया है भाई, तो स्टेट चेंज होने को रेजिस्ट करेगा। तो भैया इसका मतलब एम का एम मास हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एम का एम मास हटाना पड़ेगा। अगर ए जी होगा तो आंसर आएगा एम, ए अगर जी के बराबर होगा तो आंसर आएगा एम, और अगर ए जी के बराबर है तो आंसर एम 2 और 4 में आ नहीं सकता, और 1 में आ रहा है, और 3 में नहीं आ रहा है, 1। और अगर मान लो कोई कह दे नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो गुड बॉय हैं, तो भाई मान लो एक बॉयंट फोर्स लग रहा है कोई एफ, ठीक है भाई, और पहले एम मास था और ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो एम जी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब इसमें से क्या कभी कितना मास रिमूव करें, तो मान लो एम स्मॉल एम रिमूव कर दिया, तो एम माइनस स्मॉल एम, या एम डैश कह लो अगर वो एम है तो एम माइनस एम डैश जी हो जाएगा, और एफ ऊपर को लगेगा, तो एफ माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू एम माइनस एम डैश इंटू ए। अब बेटा दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल ऐड कर दो, एफ कट जाएगा और एम डैश निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4m मास है, एक्सप्लोड हुआ, कितने पीसेस में एक्सप्लोड हुआ। अब देखो बेटा, एक बार 4m एक्सप्लोड हो गया, एक बार 5m एक्सप्लोड हो गया, रट गए ना दोनों क्वेश्चन, बड़ी बार देख ली, 4m भी एक्सप्लोड हो चुका है, 5m भी एक्सप्लोड हो चुका है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और पिछले पेपर में एक्सप्लोड हुए थे दो मास, सॉरी एक मास 3 पार्ट में एक्सप्लोड होता, उसमें भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए थे, नीट 2013 में। 14 में फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेकिन वहां पर तो मासेस थे, 1 किलोग्राम था और 2 किलोग्राम था, और तीसरे वाले का मास पूछा था, मोमेंटम तब भी कंजर्व था, वही क्वेश्चन फिर से आया। कितनी बार ये आपको बताएं कि हम तो वही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम कहेंगे ना, हम तो मुंह चढ़ा के खड़े जाएंगे। तो पेपर में वहां पे अगर दिखे नया क्वेश्चन है तो सोच रहे ना नहीं पुराने ही है, क्योंकि ये नए बनाते हैं तो इनसे गलत बन जाते हैं। सच बात है यार। हाँ ये देखिए, अब बेटा देखो 4m मास है, कह रहे एक दो पीसेस जो है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए। हाँ बेटा दो पीसेस गए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बेटा बताना है तीसरा पीस कितनी स्पीड से जाएगा। बेटा mv 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 रूट टू, mv 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 रूट टू, तो यहाँ पे 2m इंटू v बाई रूट टू आ जाएगा। तो कह रहे हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2m v बाई रूट टू स्क्वायर। कर लोगे? अरे भाड़ में जाओ, कर लोगे नहीं कर लोगे? कर ले चम्मो, सब बढ़िया, चम्मू भी हीरो हो गया अब। हाँ ये देखिए, तो x दे रखा है a cos ओमेगा टी, अगर x a cos ओमेगा टी, cos का ग्राफ कैसे, cos जीरो बनो तो ये तो हो गया x वर्सेस t। अब कह रहे एक्सेलरेशन बताओ टाइम के साथ, किसके साथ बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बस हो गया। कौन सा वाला ऑप्शन आ गया, थर्ड। ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद कह रहे बताओ टेंशन कितनी चाहिए होगी इतना एक्सेलरेशन के लिए। भैया कह रहे हैं एक डिस्क पे, एक सॉलिड सिलेंडर पे धागा लिपटा हुआ खींच रहे हैं, बताओ कितनी टेंशन चाहिए होगी इतने एंगुलर एक्सेलरेशन के। टी आर बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, टी आर बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ओए बगेरिया, समझ में आ रहा है? काम डन हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। सबको मिल जाता तो ज्यादा मजा आता है। चलिए आई देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, आप लोग कोशिश करो बेटा, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया सा निकल जाता है बस मेहनत करने से। हाँ तो टी आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, 2t बाई एम आर। अरे हमसे ये थोड़ी ना, टेंशन पूछिए,
तो एम आर एल्फा बाय 2, यार एम दे रखा है, हाँ एम दे रखा है, पिछले साल दे रखा था 50, आर दे रखा है 0.5 25, एल्फा कितना दे रखा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा और बाय 2 है, कर लोगे यार, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, मैं करूं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, द रेशियो, नहीं है समझ में, अबे टी आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 एल्फा, तो टी आ गया एम आर एल्फा बाय 2, ऐसे देख रही जैसे पता नहीं क्या बता दी। मास दे रखा है आपको कितना 50 किलोग्राम, तुम्हारा आधा, और कुंटल सब ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है 0.5 हाफ, ये 2 to 4 हो गया। और एल्फा क्या दे रखा है बेटा, जरा बोलना मुंह से, एल्फा कितना दे रखा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो 2 इंटू 2 पाई, तो 50 पाई, 53 का क्या होता है बेटा, चलो 50 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 31.45 सर, 31.4 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 35 जा 150, और 1.4 इंटू 5 करीब 7 के आसपास आ रहा है, तो 157। और बेटे की ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। चलिए आइए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, यार अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो खुद से भी कर सकते हो ना यार, आगे नहीं आ गया, हाँ। और वासुदेव बेटा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ तेजस्वी चलो इधर आओ, तुम्हारी ना पर्सनैलिटी पे यही सूट करता है कि तुम बोर्ड चमकाओ, आओ जल्दी उठ के आओ, हाँ कह रहे रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन, अरे नहीं ताली वाली नहीं बजाओ, सबको अपना जेंडर बताया था। कह रहे रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग। ये कपड़े क्या पहन के आ रहे हैं, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने, कुछ साफ रह लिया अगर भाई, आया था ना तो भाई बॉन्ड बन के वीआईपी का सूटकेस लेके, यहां देखो कम वक्त, उस दिन स्टेशनरी पे गया रजिस्टर लेने के लिए, तो उनका छुट्टा नहीं निकलो यहां से। चलिए देखिए, हाँ अब देखो बेटा बात सुनो ध्यान से, अब कह रहे एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या था जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, और स्लिपिंग विदाउट रोलिंग में क्या आएगा जी साइन थीटा। बेटा रोल नहीं कर रहा मतलब फ्रिक्शन नहीं, फिर तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम है, अगर रोल नहीं कर रहा मतलब फ्रिक्शन नहीं है, अगर रोल नहीं कर रहा मतलब फ्रिक्शन नहीं है। यार ये कभी फिसलता नहीं, कभी तेज हाँ सब ठीक ठाक है, हाँ अरे तेजस्वी भाई समझ में आ गया, ये देख कह रहे हैं ब्लैक होल, हाँ पैसे ही पगलाया जा रहे यार। अब बेटा देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया तुम लोग ना बस यही करते रहना, बस यही करते हाँ बेटा ये बेंच टूट जानी, मैंने तुम्हारी हड्डी तोड़ देनी, मैंने तुम्हारी अगली साल से मैंने सिक्योरिटी रखवानी है यहाँ पे यार, हाँ ये देखिए, और तुम हंसो, हिल हिल के मत हंसो, वो देख रहे हो कौन कौन कर रहे हैं, 6 मिनट बाद 8 बज जाने, तुमने नहीं सोचा था 6 परोठे खा के, वो देखो बेचारा, हाँ हाँ अच्छा बेटा बात सुनो ध्यान से, हाँ बेटा मैं बस ये बता रहा हूं, ब्लैक होल कह रहे वो ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट भी एस्केप नहीं हो पाती, तो जिसमें एस्केप वेलोसिटी जो होती है बेटा, एस्केप वेलोसिटी जो होती है लाइट की स्पीड या उससे भी ज्यादा हो जाती है, तो ब्लैक होल क्या है जिसकी मतलब जिससे लाइट भी एस्केप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अंडर रूट जी एम बाय आर, जी क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और कह रहे धरती माता को ब्लैक होल बनाना है, और धरती माता का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24। अब बताओ रेडियस क्या कर दे ताकि ये 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाए, पहले बताओ, पहले तो खाली 10 की पावर मैच करो किस तरीके से, रेडियस क्या करो बेटा, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ये। अब बेटा मेरी बात सुनो, ये 6 इंटू 6 लगभग, ये तो बाहर तो 6 आ रहा है, ठीक है, और ये यहां पे आके हाफ हो जाएगा, तो ये
हाफ हो जाएगा तो 5 इंटू 10⁻7। अब 10⁻7 निकालना तो r क्या आएगा 10⁻⁻1 में, तभी 10⁻7 बनेगा। तो 10⁻⁻1 के सबसे पास कौन सा है 10⁻²। अब देखो एग्जैक्ट तो सॉल्व कर नहीं रहा हूं ना यार, सबसे पास कौन सा 10⁻²। कह दो आगे। अगला क्वेश्चन, बेटा बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी आती है बेटा, मेरे को बताओ जरा। सॉलिड स्फीयर की ऊपर वाला बनाएंगे या नीचे वाला, है ना। अगर खाली ही होता तो मैग्नीट्यूड होता, अब दोनों है तो कौन सा ज्यादा सही, कौन सा नीचे वाला। अगला कह रहे डेल्टा एल वर्सेस किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, बताओ जरा। शाबाश शिफा, वेरी गुड, शिफा ने बिल्कुल सही बताया। एफ बाय ए बेटा ये आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, और ये डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल क्या निकल के आ जाएगा एफ एल बाय ए वाई, एफ एल बाय ए वाई। और कह रहे वॉल्यूम वही है तो एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल से डिवाइड कर दो, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कह रहे लेंथ को वेरी करेंगे तो डेल्टा एल वर्सेस किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन कह रहे एन एन ड्रॉप्स मिलके, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, अगर एक बड़ी ड्रॉप को तोड़ते हैं एन ड्रॉप्स में तो क्या होता है एनर्जी लगानी पड़ती है, एरिया बढ़ जाता है एरिया। और अगर क्योंकि बेटा जब जल्दी जल्दी में आना हो तो क्या होता है, चाय को मैडम क्या करती 4 कटोरियों में डाल देती, एरिया बढ़ा देती है। तो जब भी टुकड़े होते तो एरिया बढ़ जाता है ना। एरिया बढ़ाने में क्या करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। और जब छोटे छोटे मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। हाँ तो बेटा क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब बेटा देखो मेरी बात सुन लो, यहां पर क्या है एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अब बेटा एनर्जी रिलीज्ड वाला जो केस है वो कितने हैं, 2। अब सोचो अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेकिन वो तो दोनों में ही हो गया, कोई बात नहीं। तो बेटा एनर्जी रिलीज होनी है, और पहले एरिया क्या था टी डेल्टा है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन, बाद में क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एन ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कह दो आ गया समझ में यार। ये हो गई एक बात। किसी ने कहा सर आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा क्यों, कहते सर मजा आएगा, मैंने कर दिया। किसी ने सर आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा, मैंने कर दिया। कह रहे सर 3 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा, मैंने कर दिया। अब ये 4/3, अब ये तो आर से मल्टीप्लाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गई, और वॉल्यूम तो वही रहेगी तो वॉल्यूम बाहर ले लो कॉमन, 3 TV 1 बाय स्मॉल आर, ये n बाय स्मॉल आर, n बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। अरे n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगी ना, टोटल वॉल्यूम तो ये हो जाएगी ना n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो बाहर निकल, और 4/3 पाई आर क्यूब बाद में टोटल वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल तो n ड्रॉप्स थी ना तो ये हो गई, अच्छा n नहीं आएगा भाई, 3 TV 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, थर्ड ऑप्शन। कौन सा आ गया, थर्ड ऑप्शन। कह दो समझ में आ गया भाई, अरे आ गया नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन 2 बार आया है, एक बार पूछा है मास ऑफ वाटर प्रेजेंट और एक में पूछा था स्टीम कितनी ऐड करी। याद आ गई बात या नहीं याद आ गई, कितने लोगों को याद आ रहा है कि दूसरा वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में। चलो थैंक यू, याद तो रहता थोड़ा थोड़ा आप लोग, हमने सारे पेपर करा लिए, आपको मालूम है ना आप लोगों को, वही आने। अब शांत हो जाते हैं, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो हमेशा नए लगते हैं। हाँ ये देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बुड्ढे निकलेश समझ में आ गया या नहीं आ गया। टी डेल्टा है बेटा, फिर से सुन लो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हेलो अबू शेख का मेहर। अब बेटा आर से पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, आर से क्या किया डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 3 यहां पर भी आ गया, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया। ये क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम इनिशियल जो थी वो वॉल्यूम तो वही रही है, और इसको हम बाहर ले गए, 3 TV 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने बहुत ही टैलेंटेड अबू शाहिद मिटोने के लिए आ चुके हैं आसाम से, अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेके आई देखिए, बहुत ही बढ़िया, चमकाते रहो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है और 20 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं इस क्वेश्चन को ओरली कर सकता हूं शायद। देखो 20 ग्राम वाटर जो है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है, तो बेटा हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी बेटा बताओ, ओए एम एस डेल्टा टी, एम एस कितना स्पेसिफिक वाटर की क्या होती है 1,
डेल्टा टी कितना हो गया 70, तो ये कितना गया 1400। सोचो अगर 2 ग्राम स्टीम कंडेंस हो, खाली कंडेंस हो, 100 पे ही रहे, अभी 80 पे ना है, तो 1 ग्राम स्टीम से 540 एनर्जी निकलती है। 2 ग्राम स्टीम से कितनी एनर्जी निकल जाएगी? 1080। लगभग काम बनता हुआ। 3 ग्राम तो चाहिए ही नहीं हो सकती, 3 ग्राम से तो इससे ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी। तो 2 ग्राम से कुछ ज्यादा हो सकता है, बस 2 ग्राम के आसपास का ही आंसर है भाई। 22.5 ग्राम टोटल वाटर हो जाएगा बाद में। नहीं आया समझ में? अरे बांगड़ बिल्लुओं, अरे भाई 20 ग्राम वाटर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चला गया 80 पे, तो एमएस डेल्टा टी इतनी थर्मल एनर्जी चाहिए। 2 ग्राम स्टीम अगर कंडेंस होगी, 1 ग्राम स्टीम कंडेंस होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540, तो 2 से कितनी एनर्जी निकल जाएगी? 1080। 3 से तो इससे ज्यादा हो जाएगी, तो 3 ग्राम स्टीम तो यूज हो ही नहीं सकती, तो टोटल वेट जो वाटर का बनेगा वो 23 ग्राम तक भी नहीं हो सकता, 23 से कम और 22 से ज्यादा। क्या दो आ गया? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम गुड पीपल, तो एनर्जी रिक्वायर्ड ये 1 ग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? जब 1 ग्राम कंडेंस होगा तो 540, फिर 100 से वो 80 पे आएगा, तो एमएस डेल्टा टी और 1, अगर 1 ग्राम है तो 1 स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी 20 और, तो एम ग्राम से 1 ग्राम से 560 एनर्जी रिलीज होनी टोटल में, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जब 100 से 80 पे आएगा तो 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 20 से घटेगा तो 20 जूल एनर्जी वो 20 कैलोरीज एनर्जी वो और रिलीज करेगा। स्पेसिफिक हीट होती 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 1 ग्राम 100 से 80 पे आएगा तो 20 कैलोरीज एनर्जी और रिलीज होगी। बेटा मेरी बात सुन ले चूरन, बेटा 1 ग्राम जब कंडेंस होगा तो 540, और 1 ग्राम जब 100 से आएगा 80 पे, तो एम एस डेल्टा टी 100 माइनस 80 क्या 20, तो ये 560 एनर्जी रिलीज होनी है किससे? 1 ग्राम से, तो एम ग्राम से एम इंटू 560, बस इसको इसके बराबर करें। 14 4 56, 10/4 क्या 2.5, खत्म खल्लास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन दी 5 मिनट्स एंड टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड इन दी नेक्स्ट 5 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग्स, अबे यार 70 से 60 हो गया, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन कर चुके। कैसे करते बेटा? T1 माइनस T2 बाई T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS इनटू के। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। दोबारा कराने की जरूरत नहीं, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मोनोटॉमिक गैस है। बेटा मोनोटॉमिक गैस है जो एक्सपैंड हुई 2V वॉल्यूम के लिए आइसोथर्मली, तो प्रेशर हो गया हाफ, उसके बाद उसकी भी 8 टाइम्स हो गई तो प्रेशर हाफ से और कम हो जाएगा, और हाफ से कम आंसर एक ही है। और लेकिन अगर आपको लगे नहीं हमने करना है, तो बेटा पहले वॉल्यूम V थी, 2V हुई, कैसे? आइसोथर्मली। कैसे? आइसोथर्मली। और बाद में एडियाबैटिकली कितनी हो गई बेटा? 16V हो गई। अब देखो बेटा पहले क्या है? पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और बाद में क्या? पीवी की पावर गामा, और गामा क्या बेटा? 5/3। पीवी की पावर 5/3 कांस्टेंट है। देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर बेटा पहले वॉल्यूम डबल हुई, प्रोडक्ट कांस्टेंट, प्रेशर हाफ हो गया, यहां पे प्रेशर हाफ हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे अब वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गई इसकी, तो ऊपर 8 की पावर 5/3 है, तो प्रेशर में नीचे 8 की पावर 5/3 आ जाएगा। प्रेशर में नीचे 8 की पावर 5/3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 क्यूब का 3 उड़ जाएगा, 2 की पावर 5 32, 32 2 64, P/64 इज द करेक्ट आंसर। पूरा आंसर निकालना नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। रीजन क्या है? ये बेटा क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और बेटा ये क्वेश्चन मेरे को कायदे से सॉल्व करना आना चाहिए। फिर से बोल दे रहा हूं, आपको P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा लिखना, वैसे कर लीजिए। मेरे को ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है कि भैया पहले वॉल्यूम डबल हुई, यहां पे 2 प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो प्रेशर हाफ हो गया, अब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो अब ऊपर 8 टाइम्स वॉल्यूम हो रही है, ऊपर 8 की पावर 5/3 है, तो प्रेशर में 8 की पावर 5/3 नीचे आ जाएगा। तो P/2 तो था, साथ में 8 की पावर 5/3 आ गया, ये 2 क्यूब बन जाएगा, 3 हट जाएगा, 2 की पावर 5 32, 32 2 64। समझ में नहीं आया? अब्दुल जुनैद आपको आ गया? पक्का आ गया? बेटा देखो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है ना, सोचो यहां पर 8 आ गया ना, तो यहां पर भी 8 आना चाहिए, 8 की पावर गामा, 8 की पावर 5/3 यहां पे तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा यार।
जब पीवी कांस्टेंट था तो वॉल्यूम डबल होने पे प्रेशर हाफ क्यों कर रहे थे? ऊपर 2 आए तो नीचे 2 आएगा, तभी कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स हो रही है तो ऊपर 8 की पावर 5/3 आ रहा, नीचे भी 8 की पावर 5/3 आएगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। चलिए अगली बात। अब बेटा ये तो यार एक क्लॉकवाइज साइकिल एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, दोनों का वर्क डन क्या है बेटा? बराबर बराबर मैग्नीट्यूड में, दोनों का एरिया बराबर बराबर, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 0। एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? बाय गैस 0 आ जाएगा। मीन फ्री पाथ क्या थी? 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 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 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो मीन फ्री पाथ घटेगी। मीन फ्री पाथ होती है जैसे ऐसे कोलिजन हुआ, एक में इतने डिस्टेंस में हो गया, एक में इतने डिस्टेंस में हो गया, एक में इतने तो इन सब की जो एवरेज आती है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बेटा एक, कह रहे पूरे, कह रहे हैं N1 N2 N3 जो है ना वो अलग अलग सेगमेंट्स की, वो अलग अलग सेगमेंट्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पूरी रोप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अबू शाहिद मेरे दोस्त, मैं बेटा बस आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, वैसे तो तुम गुड बॉय हो। क्या हो बेटा? गुड बॉय है ना, ना गुड हो ना बॉय हो। अब बेटा देखो, इसकी N1 है, इसकी N2 है और इसकी N3 है। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब N1 N2 N3 है बेटा, प्रैक्टिकली सोचो बेटा, इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है। L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा टोटल L, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, V से डिवाइड कर दो, V/2L1 हो जाएगा N1, V/2L2 हो जाएगा 1/N2, V/2L3 हो जाएगा 1/N3। मतलब N होता है V/2L और V/2L पूरी की पूरी रोप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 1/N इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। कह रहे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशन कितने होंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 1250 से कम हो? तो बेटा V/4L हो गई बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? V/4L। V कितना? 340/4L, 4 इंटू 85 कितना है बताओ जरा? 170 का डबल 340, 3.4। तो V/4L की वैल्यू निकाली बेटा, बड़ा ही सिंपल, 100 आ गई। और अगले ऑसिलेशन कहेंगे बेटा, अगर क्लोज्ड पाइप है तो खाली ऑड हार्मोनिक कहेंगे, F, 3F, 5F, 7F, 9F, 11F। क्या 13F लूंगा? नो। क्यों? क्योंकि 1250 से कम कम वाले पूछे। कितने होगा भाई? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, कह रहे स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज अ ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। आप जा सकते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों। हां डांगी, चलिए ये देखिए बेटा, डांगी मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा। मैं बस ये कह रहा हूं, स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज अ ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। He finds that the traffic has eased ahead of him at 18 and moving ahead at 18 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि भाई एंड इज हॉन्किंग एट 1392 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 1392 हर्ट्ज। अब कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉन्क एज हर्ड बाय हिम, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दी? F डैश इक्वल टू F, F क्या हो गया? 1392, V कितना दे रखा? 343। ऑब्जर्वर पास आ रहा है, बढ़ेगी। सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी। घटेगी जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। अबे 340 तो लिख लिया कर यार। 1392, 353, 348, 348 का 1% क्या है? 3.48 मतलब 3.5। ये उससे 5 बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। तो 1.5% बड़ा है लगभग। कितना बड़ा है? नहीं है, 1% आ रहा है 3.5। 0.5% कितना हो जाएगा?
1.75। इन दोनों को ऐड करेंगे लगभग 5 बन जाएगा, मतलब इसका सम। तो 1.5% ये ज्यादा है। अगर 1% ज्यादा तो 1.01, अब 1.5% ज्यादा तो 1.015, या मैं कह सकता हूं, तो इसको बस आपने इसको कितना बढ़ा देना है, 1.5% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1.5%। 1% कितना होता है, 1400 का 1% क्या होगा, 14, और 1.5% क्या आ जाएगा बेटा, हाफ परसेंट हो 7, 1.5% हो 21, 21 बढ़ाना है। 213, 9 2 11, 1413, 1412 वाला आंसर हो गया, खत्म बात है। अब अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि मैं जानता हूं जो 1.5% है ना वो थोड़ा सा ज्यादा निकल जा रहा है 5 से, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आ गया। अरे कह दो आगे यार बेटा। अगर ये x% ज्यादा है, बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर कोई कह देगा 10% ज्यादा है तो 1.1 टाइम्स है, नहीं है। अगर डिनोमिनेटर डी है, ऊपर वाला फिर 1.1 डी हो जाता। अब कह रहे 1% ज्यादा है, मतलब अगर ये 100 होता, मतलब अगर ये 100 होता तो ये 101.5 होता। 1.5% ज्यादा का मतलब ये। तो अब अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1.015। तो बेटा 1.5% बढ़ा दो ना खाली उसको, खत्म बात यार। अरे भाइयों बड़ी बार बता रखी कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। टाइम क्या हो गया, 8। अरे यार कोई 8:15, कोई 8:30, दिखाओ 10 मिनट और। अरे मेरे को आप लोगों से कोई मतलब, बाहर में जाओ, जिसको जाना निकल जाओ यहां से। हाँ अब बेटा देखो, K1 K2 से बड़ा है, K1 सॉरी K2 K1 से बड़ा है। तुम्हारी बेटा जो मैंने हड्डी तोड़नी है ना। अच्छा यहां पे एयर है, एयर वाली जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी, एयर वाली जगह पे और K1 वाली जगह पे इतनी हो जाएगी E/K1 और E/K2, यहां पे कम हो जाएगी। तो ऐसा कहां दिखा रखा है कि K2 वाली जगह पे सबसे कम, ये हो गया थर्ड वाले ऑप्शन। अगर मान लो यही यही पोटेंशियल का ग्राफ होता तो यहां पे घट रहा होता, यहां पे भी घटता लेकिन उतनी तेजी से नहीं, यहां पे फिर घटता उतनी ही तेजी से। समझ में आ गई, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे तेजी से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी वहां पे एच नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा आएगा, mgh का डिक्रीज आता है। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा घटेगी, स्लोप ज्यादा आएगी, -dv/dx ई होता है। स्लोप ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बेटा अगर हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सेंटर पे बेटा पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस पे, तो kq/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। और अगर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देखो, -del v/del x ex होता है, -del v/del y ey होता है, -del v/del z ez होता है। तो बेटा -del v/del x, पहले -v निकाल लो, फिर del/del x करते चलो, तो -6x प्लस 8xy प्लस 8y -6yz है ना। बेटा अब देखो बात सुन लो बहुत ध्यान से, अब del/del x कर लो इसका, तो ex आ जाएगा। तो ex क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, -6 प्लस 8y, बस ये ex आ गया। तो ex आ गया। अच्छा और किस पॉइंट पे निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 1 1 पे, तो 1 पुट करो, तो 8 - 6 2 आई कैप आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आ गई 2 आई कैप, ठीक है। अच्छा y डायरेक्शन में ey क्या आ जाएगा, del/del y करो, del/del y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 8x बचेगा, प्लस 8 आ जाएगा, -6z आ जाएगा। अब 1 1 1 पुट करो, 8 - 6 2 + 8 10, 10 j कैप आ गया। और k कैप क्या आ जाएगा बेटा, के z तो एक ही जगह पे, तो del/del z करो, -6y आ गया। अब y 1 पुट करो, तो -6k कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड √2² + 10² + 6², 2² 4, 10² 100, 6² 36, और इंटू क्या है, इंटू चार्ज कितना है 2, Q इंटू ई ये होता है फोर्स, Q इंटू ई क्या होता है, फोर्स। प्लीज बातचीत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 1 मीटर में, और सॉरी 1 किलोमीटर में, और 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस है 0.5, तो 1 किलोमीटर में कितनी हीट डिसिपेट होगी बेटा, v²/r। v² क्या हो गया 64 बाय 0.5 क्या हो जाएगा 128, 128 हीट डिसिपेट हो रही है 1 किलोमीटर में, तो 150 में क्या होगी, इंटू 150, ये हो गई थर्मल पावर जो डिसिपेट हो रही है 150 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन कह रखा है बेटा
आपको क्या रखा है, रेजिस्टेंस इन दी टू आर्म्स ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 5 एंड 8, 5 एंड आर, है ना, पहले 5 और आर थे और नल पॉइंट आ रहा है L1 पे, तो 5 बाय आर इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। अब कह रहे हैं आर को आर से ही शंट कर दिया, तो 5 अपॉन आर बाई 2, और कह रहे हैं अब जो नल पॉइंट आ रहा है वो 1.6 L1 पे आ रहा है, 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, L1 और R में दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, पहले हमने ना पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आया है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आया, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ओए पोटेंशियोमीटर का है भाई, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आया है और कह रहे हैं हमने जो सेल है ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले उसको पहले हमने उसको शंट किया इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट से शंट करने का मतलब ओपन, कोई करंट आ ही नहीं रहा है, तो ई का ड्रॉप आएगा। याद आ गई बात या नहीं आ गई? और इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता था, पहले एक बार L1 पे आता था, L1 नल पॉइंट आता, जब क्लोज करते थे तो L2 आता था, तो बेटा यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो क्या निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके? यस। अब बेटा कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम कब आएगा, जब मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में एंगल मिनिमम होगा, जब दो फोर्स के बीच में एंगल मिनिमम होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। और बेटा दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, P प्लस क्यू, और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है, P माइनस क्यू। मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, P प्लस क्यू, और मिनिमम क्या होता है, P माइनस क्यू। बेटा जब P इधर गए और Q भी इधर गए तो मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम कितना है, P इधर गया और Q इधर है, तो P माइनस क्यू से P प्लस क्यू कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे तो बेटा ये आ सकती है, ये आ सकती है, या और मैक्सिमम P प्लस क्यू, तो P माइनस क्यू मिनिमम वैल्यू होती है, P प्लस क्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो कोई कहता है ये तीन फोर्सेस हैं, 4, 8 और मान लो अगली है 11, कोई पूछे कि भैया ये तीन फोर्स लग रहे हैं, क्या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है? तो आप ऐसा करो, सबसे बड़े वाले को अलग कर दो, 4 प्लस 8 मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 12, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 8 4, तो 4 से 12 के बीच में रिजल्टेंट आ सकता है, तो 11 भी आ सकता है, तो ये इसको बैलेंस कर सकता है मान लो। लेकिन अगर होता 4, 8 और 13, तो इसका मतलब क्या होता बेटा, जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है 12 आएगी, तो 4 और 8 के पापा भी 13 को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आपको ये देखना होता है, जो दो का जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू बन रही है 4, 8 की 12 बन रही है, तो अगर तीसरा वाला 13 होगा तो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। और अगर मान लो ये जैसे 11 था तो बैलेंस कर लिए वहां पे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 4, 8 और मान लो, चलो अब भाई अगर मान लो उसकी रेंज में आएगा, यहां से यहां तक हो सकता, तो तीसरे वाला अगर उसी रेंज में लाया करता तो हो सकता है बैलेंस हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो गिवन नहीं। और अगर उसकी रेंज में नहीं आता जहां पे रिजल्टेंट आना है, तो फिर वो बैलेंस नहीं कर सकते, वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन यहां पर बेटा कह रहे 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, 0.2% गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है, मतलब 100 आ रहा है तो 0.2 गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, बाकी शंट से जा रहा है, बाकी किससे जा रहा है, शंट से जा रहा है। बेटा ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें 0.2% जा रहा है, मतलब 100 में से 0.2, तो 1000 में से 2 हो जाएगा, तो शंट में से कितना हो जाएगा बेटा, शंट में हो जाएगा 998। ये क्या हो गया बेटा, 499 का डबल। अब I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होगा, तो अगर इसमें 499 टाइम्स करंट जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अपॉन 499 टाइम्स, ये G और ये G अपॉन 499, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, R और R बाय N का R बाय N प्लस 1, दैट इज G बाय 500। अब यार ये तो सोच रहे हो ना, 499 का डबल ही 998 होता है भाई, 99 का डबल होता है 198। ओए गधे शिवम रायकवार, उंगली बाहर निकाल। हाँ बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, शिवम रायकवार भाई इधर देख ले भाई प्लीज यार, देखो ऐसे बार बार बोलना छोड़ने लगेगा। बेटा इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, कह रहे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बताओ यहाँ पे जो इनके इंटरसेक्शन से यहाँ पे, तो डी डिस्टेंस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इधर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी इधर, I2 के कारण म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी इधर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी नीचे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो बेटा मतलब हर एक बुक में होता है बढ़िया भैया, पहला क्वेश्चन होता है जो ईएमआई का आपको कराया जाता है, मोशनल ईएमएफ का। अगर ये वी वेलोसिटी से आ रहा है तो ईएमएफ क्या आएगा, बीएलवी, और बीएलवी में कौन सा वाला हायर पोटेंशियल पे आएगा, वी क्रॉस बी इधर को आ रहा है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे आएगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तो बी टू आर वी
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ वाला। एंड आर इज एट हायर पोटेंशियल, आर वाला क्या है? हायर पोटेंशियल पे। अगले वाले में आपको कह रखा है ट्रांसफॉर्मर है 90% एफिशिएंसी है और बेटा कह रहे हैं इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलो वोल्ट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या हो रही है? 3 किलो वॉट। पावर सप्लाई क्या हो रही है? 3 किलोवाट पावर सप्लाई हो रही है और वोल्टेज है 200 वोल्ट। बेटा मेरी बात तो सुन लो, मैं समझा लूंगा शायद आपको। बेटा पावर सप्लाई हो रही है 3 किलोवाट, दैट इज 3000 वॉट। 3000 जूल हम एनर्जी सप्लाई करें, वीआई के बराबर कर दो 200 इंटू आई। यहां से क्या आ रहा है बेटा? आई कितना आ जाएगा? 15 एम्पियर। तो जो बेटा इनपुट करंट है वो 15 एम्पियर है। पहली बात तो ये हो गई 15 एम्पियर, लेकिन 3 में अच्छी। इसके बाद कह रहे 90% एफिशिएंसी है, तो 3000 होती तो उधर आती 900 आती। 3000 तो 900 इंटू 3, उधर आउटपुट पावर क्या आएगी? 2700। क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा 3000 हमने सप्लाई करी है, 90% इंटू 0.9 ये आउटपुट पावर आएगी। और आउटपुट पावर क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। अब आउटपुट करंट आपको गिवन है 6 है, तो अपॉन 6 कर दो। 3 9 900 बाई 2 450 आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? 450। कैसे पता लगा? आउटपुट करंट दे रखा है 6 एम्पियर। क्या दे रखा है? 6 एम्पियर। अगला बेटा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे इंटेंसिटी दे रखी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कह रहे बताओ एवरेज फोर्स कितना आएगा? बेटा देखो मेरी बात सुनो, आई ए ये एनर्जी आ रही है, ई बाय सी होता है मोमेंटम। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब यही मोमेंटम ऊपर को हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? 2ia बाय सी। क्या आ जाएगा बेटा? 2ia बाय सी। मेरे हिसाब से ना अगर आप लोग अभी लास्ट टाइम पे ना जैसे घर जाके ना क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना करें, फॉर्मूला ही लिख लें कि मैंने जो जो फॉर्मूले बताए, क्योंकि ना यही फॉर्मूला रख के वहां पे वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। और जो लास्ट डे जो हमने टेस्ट लेना है उसके बेटा बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, आप लोग दे दीजिएगा। एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज रहती है कि आपने हाथ से खुद से कर लिए क्वेश्चन जी। हाँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले होंगे। आइए देखिए, अब इसके बाद बेटा क्या होता है कि प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहे हैं भैया? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बेटा क्या होता है? 2 लैम्डा डी बाय। क्या होता है बेटा? क्या ये बात याद आ गई है? फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस आइदर साइड पे सेंट्रल मैक्सिमा से क्या आता है? 2 लैम्डा डी बाय। सारे लैम्डा डी बाय डिस्टेंस पे होते हैं, सारे किस पे होते हैं? लैम्डा डी बाय डिस्टेंस पे। पर सेंट्रल मैक्सिमा किस पे आता है? 2 लैम्डा डी बाय ए डिस्टेंस पे आता है। बेटा सेंट्रल मैक्सिमा मोटा होता है, ठीक है। और इसमें बेटा कह रहे हैं जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो बेटा इंटेंसिटी आ रही रिजल्टेंट की के। बेटा मैं आपको याद दिलाया तो बेटा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है ना वो क्या आती है बेटा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। और बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो क्या आ रही है? मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट पता है क्या आएगी? 4i मैक्सिमम। जब बेटा लैम्डा एन लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो क्या होती है? मैक्सिमम आती है। अगर मान लो एक, अब ये 4i हो गया के। अब कह रहे हैं जहां पे लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस है, लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है 2 पाई फेज डिफरेंस। क्या ये बात याद आ गई? लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 फेज डिफरेंस। नहीं तो आप ऐसे कर लो, 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 2। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0, ये आ गई 2i, दैट इज उसका हाफ k बाय 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लैम्डा बाय 4 के लिए भी आ चुका है, ये लैम्डा बाय 3 के लिए भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन। और आंसर दोनों में k की टर्म्स में ही था। बेटा जब लैम्डा बाय 3 आया था तो लैम्डा बाय 3 क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब पता क्या हुआ? 120 डिग्री। और जब 120 डिग्री पे दो वेक्टर्स होते हैं बराबर मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट क्या था? वही। तो अब एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का ए ही आ जाएगा, तो इंटेंसिटी अब खाली आई आ जाएगी इस केस में, दैट इज k बाय 4 आंसर था। क्या था आंसर? k बाय 4। बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ दी फोकल लेंथ, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 को स्टार मार्क करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37। बेटा कह रहे हैं इफ दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या होती है बेटा? एल डी बाय 4 4 बढ़ गया तो घट गई। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या आती है बेटा? 4 तो 4 बढ़ गया तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी, माइक्रोस्कोप की घट जाएगी। डरता नहीं किसी के बाप से भी। अरे यार निष्ठा उसने धमाका करके उड़ा देना पुलिस वालों को। आइए देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहे ए है और कह रहे 2a एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है और कह रहे हैं कि भाई
रे रिट्रेस कर रही है पाथ, रे क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है बेटा, ये ए है और यहां पे 2a एंगल पे लाइट आ रही है और रिट्रेस का मतलब नॉर्मल आ रही है। कैसे आ रही है, नॉर्मल। अब बेटा ये ए, ये 90 माइनस है, ये फिर ए और ये 2a। अरे भैया 1 इंटू साइन 2a बराबर म्यू इंटू साइन, 1 इंटू साइन 2a बराबर म्यू इंटू साइन ए। प्लीज सुन लीजिए, साइन ए ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, म्यू आ जाएगा 2 कॉस ए। क्या आ गया बेटा, म्यू 2 कॉस ए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 20% से। बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, बेटा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है ना बेटा, मैक्सिमम, अरे मेरी बात तो सुनो, एच न्यू माइनस फाइव होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और बेटा फाइव जो कटौती है, जो बेटा जो मिनिमम एनर्जी लगनी है ना बेटा लोकपाल निकालने में, वो तो वही लगनी है बेटा, एच न्यू माइनस फाइव है, जो कटौती होनी वो तो यही होनी है। अगर आपने जितना इसको बढ़ाया, जितना आप एच न्यू को बढ़ाएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतने से ही बढ़ेगी। बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं 20% से हमने बढ़ाई है एनर्जी, 20% बढ़ाई और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.3 से बढ़ गई, तो दैट इज 20% से जब मैंने एनर्जी बढ़ाई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.3 से बढ़ी, तो जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है वही 20% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी है। तो 100% क्या हो जाएगी, 20% का 5 टाइम्स, दैट इज 1.5। तो 1.5 थी इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन था 5 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही थी 0.5, तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, 1 नहीं है बेटा, 0.3 से बढ़ रही है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये 20% जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सुन लो ये कांस्टेंट है भाई, सुन लो ये कांस्टेंट है गधे। अनस, अनस का है? अच्छा ये सोहम है, अरे सोहम इधर देखना यार। तो बेटा ये एच न्यू माइनस फाइव, बेटा एच न्यू जितने से बढ़ेगा बेटा, प्लीज मेरी बात सुन ले, उतने से ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स का भी, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, स्पीड 4 टाइम्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/4, तो परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, अरे 1/4 हो गई, 25% रह गई, 75% का चेंज आया, 75% का चेंज आया। 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ डाली गई है, कितने एंगस्ट्रॉम की, 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ डाली गई। जी 975 एंगस्ट्रॉम, तो 12400 ये बाय लैम्डा, बकवास बिल्कुल नहीं, 1000 माइनस 25 है ना। अब यहां पर इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से आप डिवाइड कर दें, फिर 1000 बाहर ले जाएं और ये 1000 यहां से गया, यहां से गया और यहां गया, 12.4 और ये क्या जाएगा 1 माइनस 0.025 की पावर -1। अब 1 प्लस एक्स की पावर क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, तो 1.025, 2.5% से बढ़ाना है, 2.5% से बढ़ाना है, 1% हो जाएगा 0.124, 2% हो जाएगा 0.248, 0.12 मान लेते हो ना, 0.24 हो गया, और 0.5% क्या हो जाएगा 0.06, कितना आ जाएगा बेटा 0.3 के आसपास आ गया, 0.3 आ गया, तो 12.7 और 12.75 आता था एग्जैक्टली। अगर मैं इस पार्ट को भी कंसिडर कर लेता, जो बाकी पोर्शन 0.124 वाला छोड़ा है, तो 12.75 जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बेटा, पहले वाले में जो डिफरेंस आता है वो 10.2 आता है बेटा। पहले वाले की एनर्जी आई थी -13.6, इसकी -3.4, इसकी -1.51, इसकी -0.544। जो एनर्जी डिफरेंस आता है ना बेटा 12.75, वो इन दोनों में आता है। इसका मतलब क्या है, 12.75 का मतलब फोर्थ लेवल पे गया, तो जब डी एक्साइट करेगा तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे, 4 माइनस 1/2 दैट इज 6, कितने आएंगे 6। अब लिथियम जो है, लिथियम कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस किस में, लिथियम जो है कह रहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम Li7 है ना, Li7 से बन क्या रहा है, Li7 प्लस 1H1, 3Li7 प्लस 1H1 से बन रहा है 2He4 2,
और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब बेटा एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं? जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स राइट साइड में होते हैं। जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, बोलो, जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स राइट साइड में होते हैं। तो अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर बराबर हैं तो जब ये बनेगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगी, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ेगी। तो नेट में एनर्जी रिलीज क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 4 इंटू 7.06। बेटा 1 कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.06 है, तो 4 इंटू 7.06 ये हो गई एक हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी, इंटू 2 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 7 इंटू 5.6। बेटा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1:7 का रेशियो है, शायद पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन है। 13 और 14 में सेम क्वेश्चन आ गया, सेम वैल्यूज के साथ। 44th वाला क्वेश्चन कल एक्सप्लेन करेंगे। बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? तीनों पे। कैसे बेटा? बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है पीएन जंक्शन डायोड में, मेरी बात सुन लो, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफ्यूज करके इधर पहुंच जाते हैं, जो आके होल्स को बेटा क्या करते हैं, बेटा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव। और सुन लो बात ध्यान से, अब बेटा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन ने जाना है, सुन लो, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ने जाना है और वहां जाके न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसी जगह पॉजिटिव कहकर चल हट बाहर निकल। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेटा अभी इलेक्ट्रॉन जो नहीं पहुंच रहे वो पहुंच जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाएगी, एक बात। और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो आराम से फिसल के निकल जाएगा। और अगर मान लो जर्मेनियम सिलिकॉन अलग अलग होते तो बेटा अलग अलग होंगे तो जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वही टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कम होगी तो आराम से पहुंच जाएगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो जो डिप्लीशन लेयर में जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप होना है, यार तू बड़ा बेशरम आदमी यार। आंखों से डांट रहे, समझ में नहीं आ रही। बैरियर पोटेंशियल जो डेवलप होना है, जो बैरियर पोटेंशियल जो डेवलप होना है बेटा, अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो पहुंच जाएगा आराम से फिसल के जाए से। तो बेटा जो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो नहीं, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड। डोपिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो यहीं पे फिल कर लेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ी नहीं बन पाएगी। तो बेटा किस किस पे? तीनों पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी, टेम्परेचर पे भी और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे भी। थैंक यू, कल मुलाकात होती है।